मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पहले हम बात करेंगे व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आपको पता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के बारे में। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स में क्या होता है, पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर एटम। तो such compounds which are formed due to the coordination bonds are known as coordination compounds. तो coordination compounds में metal and electron donor unit के बीच coordinate bond होता है। ऐसे compounds को coordination compounds कहते हैं। coordinate का bond को हम शो करते हैं with the help of arrow sign, जिसमें एरो का जो हेड होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की ओर होता है, मान लीजिए वो बी है, और जो टेल ऑफ द एरो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर की ओर होता है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स जिन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। अब जिस स्पेशल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं उसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। हमारी लाइफ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हम इन्हें यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हीमोग्लोबिन है वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। उसी तरह से प्लांट्स में जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग, coordination compounds and some important terms used in coordination compounds. The first definition of coordination compounds. According to this definition, coordination compounds are those molecular or addition compounds in which a central metal atom or ion is permanently attached to certain atoms or groups of atoms called ligands. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं उसके दो मेन पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट। फर्स्ट इज मेटल एटम और मेटल आयन, जिसे हम सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं, और उसके साथ एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डोनर यूनिट्स जो है वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के थ्रू अटैच्ड होती हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन डोनर यूनिट्स को हम लिगेंड्स कहते हैं। लिगेंड्स LIGANDS, लिगेंड्स कहते हैं। नाउ द लिगेंड्स आर capable of donating at least a pair of electrons to the central metal atom or ion and get attached to it by coordinate bonds. तो पहले ही मैंने आपको बताया कि जो लिगेंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, और एटलीस्ट हर लिगेंड जो है वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और ये थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम या आयन से अटैच्ड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक कंपाउंड आपको दिया गया है K4FeCN6। तो K4FeCN6 में जो Fe है, Fe इज सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, और CN6 जो हैं ये लिगेंड्स हैं। साइनाइड आयन एज अ लिगेंड काम कर रहा है, और Fe जो है वो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन है। तो ये जो कंपाउंड है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, अगर हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोशिएट हो जाता है इन पोटेशियम आयन एंड फेरोसाइनाइड आयन। तो ये जो फेरोसाइनाइड आयन है, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन आयन। इस कोऑर्डिनेशन आयन में Fe सेंट्रल एटम प्रेजेंट है एंड साइनाइड के 6 आयंस जो हैं एज अ लिगेंड काम कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग इज डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है? सो फर्स्ट लाइन इज both double salts as well as coordination compounds are molecular or addition compounds and are formed by the combination of two or more salts in a stoichiometric simple ratio. stoichiometric ratio. तो
दोनों जो हैं डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दोनों ही क्या है, टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स हैं जो रिलेटेड यूनिट्स के सिंपल एडिशन से फॉर्म होते हैं। ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है फिर? तो डिफरेंस के लिए हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है आपको फर्स्ट डबल सॉल्ट। तो जो मोस्ट सिंपल डबल सॉल्ट है दैट इज मोहर सॉल्ट, जिसे हम फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं, मोहर सॉल्ट। और जब हम इसका फॉर्मेशन करते हैं तो हमें FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 और 6H2O ये स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में रिक्वायर्ड होते हैं। और ये सभी पार्ट ऑफ कंपाउंड या सॉल्ट आपस में ऐड होकर के फेरस अमोनियम सल्फेट या मोहर सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं। तो मोहर सॉल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। अब ये जो मोहर सॉल्ट बन गया है डबल सॉल्ट, इसको अगर हम फिर से वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करके एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, तो इस डबल सॉल्ट में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस प्रेजेंट हैं वो सब के सब एक्वस कंडीशन में डिसोशिएट हो जाएंगे। तो मोहर सॉल्ट जो एक डबल सॉल्ट है उसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो सभी रिलेटेड आयंस का टेस्ट देगा, यानी कि वो फेरस आयन का टेस्ट देगा, वो अमोनियम आयन का टेस्ट देगा और वो सल्फेट आयन का भी टेस्ट देगा, क्योंकि ये सारे आयंस डबल सॉल्ट में प्रेजेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डबल सॉल्ट जो हैं वो एक्वस कंडीशन में अपनी आइडेंटिटी को रिटेन नहीं रख पाते हैं, और इसलिए डबल सॉल्ट में जितने भी टाइप ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं वो सभी डिसोशिएट होकर अलग हो जाते हैं और वो सभी एक्वस कंडीशन में अपनी प्रेजेंस का टेस्ट देते हैं। दूसरा जो यहाँ पर डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल लिया गया है वो है पोटाश एलम। पोटाश एलम फॉर्मूला है पोटाश एलम का पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट 24H2O। ना अब इसे ये जो डबल सॉल्ट है पोटाश एलम, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोशिएट होता है इन ऑल रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। तो पोटेशियम आयन भी डिसोशिएट होकर बाहर आएगा, एल्युमिनियम आयन भी और सल्फेट आयंस भी, यानी कि पोटाश एलम का जो एक्वा सॉल्यूशन होगा वो इन तीनों आयंस से रिलेटेड टेस्ट देगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो एक्वस कंडीशन में अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्वस कंडीशन में अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड फॉर्मूला इज K4FeCN6। अब इसकी फॉर्मेशन रिएक्शन जो है उसको देखिए अगर, तो इसमें जो सिंपल सॉल्ट्स जो यूज हुए हैं वो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में लिए गए हैं, और ये स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में जो सिंपल सॉल्ट्स हमने लिए हैं दो, ये आपस में ऐड होंगे और फॉर्म करेंगे क्या लास्ट में, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये आपका बन जाता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब अगर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर में डिसॉल्व होने पर ये डिसोशिएट होता है पोटेशियम आयन में एंड फेरोसाइनाइड आयन में। तो ये जो आयन बन रहा है इसे हम कोऑर्डिनेशन आयन कहते हैं। तो जो एक्वस सॉल्यूशन होगा आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, वो पोटेशियम का टेस्ट देगा बट वो आयरन या साइनाइड का टेस्ट नहीं देगा, वो आयरन और साइनाइड का टेस्ट नहीं देगा। तो इस आयन की प्रेजेंस की वजह से जो रिटेन्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इसकी फॉर्मेशन और प्रेजेंस की वजह से हम ये कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो एक्वस कंडीशन में भी अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम ये कहते हैं कि रिलेटेड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो भी आयंस प्रेजेंट होते हैं वो सबके सब एज अ सिंपल आयंस डिसोशिएट नहीं होते हैं, बल्कि कुछ आयंस आपस में कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और जो एक यूनिट की तरह बिहेव करते हैं, जिस आयन को हम कोऑर्डिनेशन आयन कहते हैं। और इस आयन की फॉर्मेशन की वजह से एक्वस कंडीशन में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स
अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं। और इसी ये बेसिक डिफरेंस है डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन सॉल्ट का। तो डबल सॉल्ट एक्वस कंडीशन में अपनी आइडेंटिटी को रिटेन नहीं रखते हैं, बट डबल सॉल्ट जो है वो कोऑर्डिनेशन आयन या कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करते हैं, जिसकी फॉर्मेशन या प्रेजेंस की वजह से ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रख पाते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है वो है पोटेशियम टेट्रासाइनाइड साइनाइडो निकलेट का। तो यहाँ पर भी हमें कोऑर्डिनेशन आयन मिलता है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डिसोसिएशन से, और इसलिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक्वस कंडीशन में अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखेगा। तो ये डिफरेंस हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट का। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हम डिस्कस करेंगे वो है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यहाँ से हमारा मेन पोर्शन शुरू होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो फर्स्ट जो टर्म हम डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन प्रेजेंट होगा। एटम और आयन से हमारा मतलब है कि जो सेंट्रल मेटल होगा वो एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है। एटॉमिक फॉर्म से मीन हुआ कि उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ज़ीरो हो सकता है, और वो आयनिक कंडीशन में भी हो सकता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सम पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स में हो सकता है। तो इसलिए सेंट्रल मेटल एटम या आयन प्रेजेंट होगा। तो हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली जो सेंट्रल मेटल एटम या आयंस होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं, वहाँ से होते हैं। बट कभी कभी कुछ दूसरे एलिमेंट्स भी और या मेटेलिक एटम्स भी एज ए सेंट्रल एटम डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द मेटल एटम और आयन टू विच certain atoms or groups of atoms called ligands are permanently attached in a coordination compound is called central metal atom or ion. एग्जाम्पल के लिए ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपके सामने, इसमें Ag जो है वो सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव कर रहा है, और क्योंकि Ag जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे सेंट्रल मेटल आयन कहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज लिगेंड्स। तो लिगेंड्स क्या होते हैं? जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को कि लिगेंड्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर यूनिट्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर यूनिट्स। और इन इलेक्ट्रॉन डोनर यूनिट्स की हेल्प से ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। सो लिगेंड्स द मॉलिक्यूलर और आयनिक स्पीसीज which gets directly attached to the central metal atom or ion during the formation of a complex is called a ligand. तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन डोनर यूनिट्स होती हैं उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। और ये जो लिगेंड्स हैं ये नेगेटिव आयंस हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और समटाइम्स ये पॉजिटिव आयंस भी होते हैं लिगेंड्स। तो मेनली क्या होते हैं ये नेगेटिव आयंस होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और समटाइम्स लिगेंड्स कैन बी पॉजिटिव आयंस ऑल्सो। बट ये पॉजिटिव आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं। ये कंडीशन रेयरली मिलती है, बट कुछ कंपाउंड्स में ये एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद जैसे कि ये जो कंपाउंड है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यहाँ पर साइनाइड आयंस जो हैं वो 6 नंबर में प्रेजेंट हैं, और ये 6 साइनाइड आयंस जो हैं वो सेंट्रल मेटल आयन Fe को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो Cn Fe के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो साइनाइड आयंस जो हैं वो लिगेंड्स हैं यहाँ पर, जिनका नंबर कितना है 6। फिर लिगेंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। देयरफॉर द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट
a pair of electrons to the central metal atom can work as ligand. So ligands are always electron donor units. These can be molecules, positive ions or negative ions. तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिगेंड्स के. तो फर्स्ट लिगेंड इज अमोनिया. अमोनिया इज अ इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल. उसके बाद जो नेक्स्ट लिगेंड है वो वाटर है, जिसमें ऑक्सीजन जो एटम है वाटर का, उसके पास 2 पेयर्स ऑफ लोन पेयर आर देयर. तो ये पेयर ऑफ लोन पेयर जो है ना वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए H2O भी लिगेंड का काम कर सकता है. इसके बाद एमीन ग्रुप दे रखा है, NH2 ग्रुप. उसके बाद आपको दे रखा है इथाइलिन डाईएमीन. यहाँ पर दो जो एन एटम्स हैं जो एमिनो ग्रुप्स में प्रेजेंट है, इनके पास एक एक लोन पेयर है और ये सेंटर्स जो हैं यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा. इसके बाद आपको फ्लोराइड आयन दे रखा है एंड साइनाइड आयन दे रखा है, ये भी लिगेंड्स का काम करेंगे. आते हैं उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग इज कॉम्प्लेक्स आयन. कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी. So the electrically charged species is formed by the union of central metal atom or ion with one or more ligands is called a complex ion. तो कॉम्प्लेक्स आयन, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आयन क्या होगा? कॉम्प्लेक्स आयन इज एन आयन, पहली चीज. दूसरी चीज क्या है कि कॉम्प्लेक्स आयन में एक एटलीस्ट एक जो है वो पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होगा और उसके अलावा एक या एक से ज्यादा नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन डोनर यूनिट्स प्रेजेंट होंगी. तो कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो एक ऐसा आयन है जो जिसमें एक मेटल एटम प्रेजेंट होगा, मेटल एटम या आयन, और साथ में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर यूनिट्स प्रेजेंट होंगी. तो ऐसे आयन को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए FeCN6 4-, ये जो आयन है, दिस आयन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन आयन और कॉम्प्लेक्स आयन. इस आयन में Fe प्रेजेंट है Fe2+ फॉर्म में, और Cn जो है वो Cn- फॉर्म में प्रेजेंट है, जिनका नंबर कितना है? 6 है. और ये जो दोनों हैं Fe और Cn, ये कलेक्टिवली एक चार्ज कैरी कर रहे हैं 4-. तो यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दोनों प्रेजेंट हैं, बट वो टुगेदर वर्क कर रहे हैं एज अ यूनिट. तो सच आयंस आर नोन एज कोऑर्डिनेशन आयंस और कॉम्प्लेक्स आयंस. अब जो कोऑर्डिनेशन आयंस या कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन हो सकते हैं या कैटायनिक भी हो सकते हैं. पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं और नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं. तो पॉजिटिव आयंस जैसे कि आपको दे रखा है दिस आयंस सिल्वर AgNH3 ये सभी जो हैं ये कैटायनिक आयंस हैं. और इसके बाद एनायनिक आयंस के नाम दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं. इनके नाम अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको क्योंकि ये नाम समझ में नहीं आएंगे. जब हम लोग नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर लेंगे तब आपको इनकी नेमिंग समझ में आएगी. तो अभी हम लोग बेसिक टर्म्स यूज कर रहे हैं, तो अभी इनको केवल देख के और इनका जो बेसिक है वो समझ के काम करते हैं. तो एनायनिक आयंस जो है वो ओवरऑल निगेटिवली चार्ज है, जबकि कैटायनिक आयंस जो है वो ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज. इसके बाद हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनिक स्फीयर की. तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनिक स्फीयर, यहाँ पे दो टर्म है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनिक स्फीयर. द पार्ट consisting of the central metal atom and ligands directly attached to it is called the coordination sphere of the complex compound, while the part which gets ionized in solution outside of the square bracket is called the ionic sphere of the complex. तो दो बेसिक डिफरेंस, पहले तो बात हम करते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों में. तो आपको बताया गया है कि जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा जिसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कह रहे हैं, वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में होगा ऑलवेज, और उसमें पॉजिटिव आयन
या एटम, पॉजिटिव एटम यानी मेटल एटम या मेटल आयन प्लस इलेक्ट्रॉन डोनर यूनिट्स जो है ना एक साथ प्रेजेंट होंगी और ये पूरा एज अ यूनिट फंक्शन करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अलावा जो सिंपल आयंस बनेंगे उन्हें हम आयनिक स्फीयर कहेंगे। तो आयनिक स्फीयर्स जो होते हैं वो सिंपल आयन से बनते हैं और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स हैं उसमें मेटल एटम और इलेक्ट्रॉन डोनर यूनिट्स टुगेदर प्रेजेंट होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनर यूनिट मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होती हैं और ये दोनों मिलकर के एज अ यूनिट और एज अ सिंगल आयन वर्क करते हैं। तो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये हमारा हो गया आयनिक स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है, उसी तरह से आयनिक स्फीयर भी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। नेक्स्ट जो हेडिंग है, फिफ्थ हेडिंग, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ये क्या होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन? तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन जब किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम स्पेशियल अरेंजमेंट के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। According to definition, the spatial arrangement of the ligands directly attached to the central metal atom or ion constitute a polyhedron about the central atom. This polyhedron is termed as coordination polyhedron. तो ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम FeCN6 हमारे पास आयन है FeCN6 4-। इसका अगर हम पॉलीहेड्रॉन बनाते हैं तो Fe सेंट्रल एटम है और इसके साथ 6 Cn आयंस प्रेजेंट हैं। तो हम उन्हें लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 और ये सभी Cn आयंस जो हैं वो थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड अटैच्ड हैं। तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे ये, और इसके बाद हम स्फीयर बना देंगे, ये ब्रैकेट लगा दिया और 4-। तो ये जो कोऑर्डिनेशन आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है, इसका ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन है। स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ये पॉलीहेड्रॉन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनको इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस हैं जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। जैसे यहां पर ये दिया गया है, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो इसे हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इस कॉम्प्लेक्स को कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इसी तरह से अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो निगेटिव चार्ज कैरी करता है तो हम उसे निगेटिव कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका ये कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इसी तरह से न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं जिनका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो किसी भी तरह का कोई चार्ज कैरी नहीं करता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ये दे रखा है निकल का टेट्रा कार्बोनिल कंपाउंड, इसका कोई भी चार्ज नहीं है स्फीयर के बाहर, तो ये जो है ना इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। इसके बाद जो टर्म है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये हम बात करेंगे। तो
किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नंबर को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स आयन में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल के अराउंड जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसे हम उस सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर इसमें सेंट्रल मेटल एटम जो है K4FeCN6 में Fe जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है और इसके अराउंड Cn आयंस प्रेजेंट है 6 और एक Cn आयन जो है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो 6 Cn आयंस कितने कोऑर्डिनेट बनाएंगे 6। तो इसलिए इस कंपाउंड में जो Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है 6। इसी तरह से यहाँ पर जो सेकेंड ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है यहाँ पर NH3 के 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर यूनिट्स। तो एक NH3 का मॉलिक्यूल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए कॉपर के अराउंड हमें टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने मिलेंगे 4 और इसलिए इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4। तो हम टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को काउंट करते हैं। अब इसी तरह से अगर किसी कंपाउंड में ऐसे यूनिट्स प्रेजेंट हैं जो एक सिंगल यूनिट एक से ज़्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को काउंट करके हम सेंट्रल मेटल एटम के का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो मोस्ट सिंपल डेफिनेशन जो है कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए वो ये है कि हम जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट हैं सेंट्रल मेटल के अराउंड उनको काउंट कर लेंगे तो हमें उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हेडिंग है हेडिंग नंबर 8, चार्ज नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन, कि किसी कॉम्प्लेक्स आयन पर कितना चार्ज है इसे हम फाइंड आउट करेंगे। कॉम्प्लेक्स आयन पर कितना चार्ज है, तो चार्ज फाइंड आउट करने के लिए, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आपको दिया गया है कैसे हम काउंट करते हैं। तो द नेट चार्ज कैरिड बाय अ कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड इट्स चार्ज नंबर। It is equal to the algebraic sum of the charges carried by central ion and the ligands attached to it। तो जितने भी लिगेंड्स हैं उन वो किस तरह का चार्ज कैरी कर रहे हैं और सेंट्रल मेटल एटम का क्या चार्ज है, उनका अगर हम एल्जेब्रिक एडिशन फाइंड आउट करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, चार्ज नंबर ऑफ द आयन हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए FeCN6 को लिया गया है, तो आपको दिख रहा है Fe जो है, Fe का जो चार्ज है यहाँ पर वो 2+ है और Cn, एक Cn आयन जो है वो एक नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो Fe के चार्जेस प्लस 6 इंटू चार्जेस ऑफ Cn जो -1 है, तो जब इनको हम एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -4। तो ये जो -4 वैल्यू है वही इस कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज नंबर है। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे सेंट्रल मेटल आयन की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका वही है जो आपने 11th में किया हुआ है और इस तरह के एग्जांपल्स भी आपने 11th में सॉल्व किए हैं कि हम किसी कॉम्प्लेक्स आयन में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको दे रखा है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है आपको, अगर दैट इज K4FeCN6, तो इसमें आपको पता है कि पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है। आपको Fe का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो पोटेशियम का 4 हो गया, +1 हो गया, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस Fe का आप लेट कर लो x है। Cn पे चार्ज जो होते हैं वो -1 होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगा।
6 है तो 6 कर दिया प्लस इक्वल्स टू 0, तो 4 प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. It means x will be equals to 6 minus 4 equals to 2. तो सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम नहीं है, स्फीयर के अंदर जो मेटल एटम प्रेजेंट होता है वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है मैंने, तो वो उसकी वैल्यू कितनी आ गई +2. तो ये जो वे है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, ये वही वे है जो हमने 11th में यूज़ किया हुआ है. आज के लिए मैं इतने टर्म्स आपको मैंने बताए हैं, इनको आप रीड करिएगा और अपनी प्रॉब्लम्स को देखिएगा, प्लस यहाँ पे जो टर्म्स है इनकी डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी है. ओके बच्चों, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.